हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी एकेडमी क्लासेस में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उसमें हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वह टॉपिक हमारा होगा पार्श्व विस्थापन। ठीक है दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यदि पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और इससे पहले की वीडियो एक आरडी क्रम में वहाँ पे अपलोड किया गया है, उसको आप पहले देखिए ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरह से ठीक तरह से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पार्श्व विस्थापन जिसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी आयताकार सिल्ली से अपवर्तन की स्थिति में निर्गत किरण, हमने उस वीडियो में निर्गत किरण क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण सभी के बारे में बताया है। ठीक है, किसी आयताकार सिल्ली से अपवर्तन की स्थिति में निर्गत किरण एवं आपतित किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। ठीक है, ये हमारा परिभाषा है। इसको हम ग्राफ से आपको समझा रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, बोला गया है किसी आयताकार सिल्ली, तो पहले ये आयताकार सिल्ली देखिए, ये हमने आयताकार सिल्ली बना लिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कोई आपतित किरण आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस बिंदु पे टकराएगी यहाँ पे इस तरह अभिलंब बन जाएगा। ठीक है, और यह ऊपर वायु है, ये आयताकार सिल्ली है, तो ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, यानी ये कांच है जान। ठीक है, एक कांच है और ये वायु है, तो ये विरल हो गया या सघन हो गया। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये इस तरह यहाँ पे झुक जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो गया आपतन कोण, इसको मान लीजिए I1 है, ये अपवर्तन कोण, इसको मान लीजिए R1 है। दोस्तों अब यहाँ पे ये टकराती है तो यहाँ पे भी अभिलंब बन जाएगा। ठीक है, इस तरह अभिलंब बन गया। अब ये कांच से किस में जा रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, अब बाहर जाएगी तो ये अभिलंब से दूर यानी इस तरह चली जाएगी। ठीक है, ये अभिलंब से दूर इस तरह चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं, मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे P, ये Q हो गया, और इसको हम मान लेते हैं R, और ये S है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा, ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं, ये मान लीजिए आप इसके लिए जो आपतन कोण हो जाएगा यानी कि ये I2 मान लीजिए और इसको मान लीजिए R2। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। और ये है आपकी आपतित किरण, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बोला गया किसी आयताकार सिल्ली से अपवर्तन की स्थिति में। दोस्तों ये प्रकाश किरण मुड़ कर न बल्कि मान लीजिए यहाँ पे इस तरह सीधा चली जाए, इस तरह यहाँ पे इस तरह सीधा चली जा रही है। ठीक है, और मान लीजिए ये यम है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे बोला है किसी आयताकार सिल्ली से अपवर्तन की स्थिति में निर्गत किरण, ये निर्गत किरण हो गया, एवं आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये यहाँ तक इस तरह। ठीक है, के बीच यानी ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण के बीच में ये जो दूरी है, के बीच लंबवत दूरी यानी कि ये जो दूरी है यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं यक्ष दूरी है। इस दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप फिर से एक बार समझिए, किसी आयताकार सिल्ली, ये कांच की कोई आयताकार सिल्ली है, किससे अपवर्तन यानी जब प्रकाश का अपवर्तन होता है की स्थिति में
निर्गत किरण, जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है फिर पहले माध्यम में आ जाती है तो उस किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो स्थिति में निर्गत किरण, ये निर्गत किरण हो गया आपका RS, और ये क्या है आपतित किरण, यानी कि ये जो PM है, ठीक है, के बीच, यानी ये जो दूरी है इन दोनों के बीच, निर्गत किरण आपतित किरण के जो बीच की जो लंबवत दूरी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। तो ये हमारा पार्श्व विस्थापन का परिभाषा रहा, यानी कि आप इसको लिख दीजिए इस तरह, x यानी कि क्या हो जाएगा आपका पार्श्व विस्थापन, ठीक है, और जो यहाँ पे Q जो है, PQ क्या है आपकी आपतित किरण है, और यहाँ पे जो RS है ये क्या है आपका निर्गत किरण, ठीक है। तो ये हमारा जो है यही क्या है आपका पार्श्व विस्थापन है। तो आशा है दोस्तों ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जो हमारा क्या है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखिए, समझिए, यहां पे हम बनाते हैं, ये हमारा ऊपर वायु है और नीचे हमारा कांच है। यहाँ से कोई प्रकाश किरण जा रही है कांच से, यहाँ पे टकराएगी, ठीक है। ये इसको आप इस तरह कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। ये इस तरह जा रही है, यहाँ पे टकराएगी और ये अभिलंब बन जाएगा। चूंकि ये कांच से वायु में जा रही है, यानी कि सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये सीधा ना जाके क्या होगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, यानी इस तरह चली जाती है, ठीक है। ये R हो गया और ये क्या हो गया I। दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण जो R होगा वह I से क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं R बड़ा है I से, यानी कि ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहले ग्राफ में अपवर्तन जो हो रहा है उसमें जो है आपका I जो है वो क्या होगा आपका R से, सॉरी जो R है वह I से क्या है, बड़ा है इस स्थिति में, ठीक है। यहाँ पे अब हम दूसरी ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। ये वायु है, ये कांच है, ठीक है। अब यदि हम इस तरह कर दें, यहाँ पे अभिलंब, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जब ये आपतन कोण I था तो अपवर्तन कोण बड़ा था, यदि यहाँ पे हम आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये जो हमारा अपवर्तन कोण है और क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जब I था तो ये R है, R अधिक है, तो जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये किरणें क्या होगी, नीचे झुकती जाएगी, यानी कि और क्या होगा, अपवर्तन कोण बढ़ता जाएगा। तो एक विशेष आपतन कोण के लिए कि जब हमारा ये किरणें इस तरह ना जाके, इधर की ओर ना जाके, क्या है, ये पृथककारी जो तल है वह इसी पर इस तरह चली जाती है, यानी इस तरह, यानी कि पृथककारी तल को छूती हुई चली जाती है। तो ये क्या हो गया आपका I हो गया, और ये R का मान कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक विशेष आपतन कोण के लिए जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस विशेष स्थिति को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक स्थिति बोलते हैं। और उस विशेष आपतन कोण के लिए जहाँ पे R का मान 90 अंश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। यानी ये R क्या कहलाएगा आपका
क्रांतिक, ये एक क्रांतिक कोण हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे कंडीशन में पहला आप फिर से ध्यान दीजिए, जब ये I था तो R था, कांच से वायु में जा रहा है, सघन से विरल में, तो अपवर्तन कोण R का मान क्या है, I से बड़ा था, ठीक है। अब जैसे जैसे I को हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे R का भी मान क्या होता है, बढ़ता जाएगा। तो एक विशेष आप स्थिति में जब I का मान क्या हो, I के मान के यानी कि आपतन कोण, जब एक विशेष आपतन कोण के लिए जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो उस स्थिति को हम क्रांतिक स्थिति बोलते हैं, और उस स्थिति में जो कोण बना होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो क्रांतिक स्थिति होती है उसमें हम लिख सकते हैं कि क्रांतिक स्थिति में क्या होता है, क्रांतिक स्थिति में जो I होता है C के बराबर, ठीक है, ये होता है दोस्तों। यानी यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए वायु के कांच के सापेक्ष वायु जा रहा है, तो यानी कि कांच को NGNA, ठीक है, यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा साइन I अपान साइन R। स्नेल के नियम से कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जो हमारा क्या हो जाएगा, साइन I बाई साइन R, यानी कि तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी हमारा साइन I जो है C के बराबर है, तो यहाँ पे साइन I की जगह हम क्या रख देंगे, C, और यहाँ पे साइन R का मान यहाँ पे देख रहे हैं आप 90 अंश है, तो यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे। यानी कि इसको लिख सकते हैं GNA बराबर ये साइन C, क्योंकि आपको पता है चूँकि साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है 1, तो इसलिए हमारा क्या मिल जाएगा, GNA बराबर साइन C मिल जाएगा। यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, साइन C। दोस्तों हमको पता है कि यदि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक साइन C है तो आप ये भी पढ़े होंगे कि यहाँ पे कि जो होता है यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG बराबर आपका होता है 1/GNA। यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वह कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी कि ANG बराबर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/GNA का मान क्या है, साइन C है। तो हमको ये भी सूत्र मिल जाएगा ANG बराबर 1/sin C। तो दोस्तों ये सूत्र को आप याद रखिएगा। यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि इस तरह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/sin C के बराबर होगा, या कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जो होगा वह साइन C के बराबर होगा। अब हम चलते हैं क्रांतिक स्थिति, क्रांतिक कोण हो गया। क्रांतिक स्थिति की क्रांतिक कोण की परिभाषा हो जाएगा कि एक विशेष आपतन कोण के लिए जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है या हो जाता है तो उस स्थिति को हम क्रांतिक स्थिति कहते हैं, और उस स्थिति में जो कोण बनता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। दोस्तों सुन के परिभाषाएं आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये हमारा दूसरा ग्राफ था इस तरह। दोस्तों अब यदि हम आपतन कोण को और बढ़ा दें थोड़ा सा, ठीक है, जैसे जैसे आपतन कोण के शुरू में हमारा आपतन कोण ये था तो अपवर्तन कोण ये बना। आपतन कोण को हमने बढ़ाया तो ये जो अपवर्तित किरण है वह वायु में न जाके वो जो वायु और कांच का पृथक्कारी तल है उसको छूती हुई निकल गई है, स्पर्श करती हुई निकल गई। अब हम तीसरे कंडीशन में आपतन कोण के मान को और बढ़ा दें, यानी जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं यानी कि इस तरह कर दें, ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पे अभिलंब बन जाएगा, ठीक है, ये अभिलंब बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब देखिए जैसे यहाँ पे जब ये इस कंडीशन में हमारा आपतित किरण था, आपतन कोण था, तो हमारे जो अपवर्तित किरण थे ऐसे इसको छूती हुई चली गई। जब ऐसे और बढ़ाएंगे तो ये अब छूती हुई ना जाके नीचे की ओर जाएगी, ठीक है, नीचे की ओर, तो ये इस तरह चली जाएगी आपका, ये इस तरह, यानी ये इस तरह ये चली जाती है, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। दोस्तों आप इस तरह के कंडीशन में क्या हो रहा है, अपवर्तन नहीं हो रहा। अपवर्तन के लिए दो माध्यम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी ये आपका क्या है, कांच है, ये क्या है, वायु है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब और आपतन कोण का मान हमने बढ़ा दिया तो प्रकाश किरणें वायु में न जाके वो कांच में यानी उसी माध्यम में क्या हुई, लौट गई है। तो इस तरह की घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक परावर्तन, क्योंकि ये अंतर यानी कि नीचे की ओर हुई है। ठीक है, ये ऊपर की ओर नहीं है, नीचे की ओर, उसी माध्यम में नीचे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। आंतरिक परावर्तन कहते भी हैं, परावर्तन। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान पहली स्थिति में आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण से छोटा है यानी अपवर्तन कोण अधिक है, आपतन कोण को और बढ़ा देते हैं तो एक विशेष स्थिति के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो उस स्थिति को हम क्रांतिक स्थिति और उसमें बना कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। यदि और भी हम जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो अब ये प्रकाश किरण जैसे छूती हुई यहाँ पे जा रही है, तो अब ये पृथक कार्यतल को स्पर्श न करके नीचे की ओर झुक जाती है। तो ऐसे कंडीशन को हम आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। और इस पूरे घटना को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी ये हमारा जो ग्राफ था तीसरा वाला, ठीक है, इस स्थिति में को हम बोलते हैं पूर्ण, इसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दोस्तों इस स्थिति में जो हमारा आई होता है वह क्या होता है, आपका सी से बड़ा होता है। यानी कि जो हमारा आई होगा आई ग्रेटर देन सी। ठीक है, यानी कि आई का मान 90 अंश से अधिक हो जाता है। तो ये हमारा था आपका टॉपिक क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे टॉपिक था। तो दोस्तों ये रहा आपका परिभाषा। दोस्तों आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ये जानेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या क्या कंडीशन यानी क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। दोस्तों ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अनिवार्य शर्त। ठीक है, तो देखिए क्या क्या शर्तें होते हैं। आप ग्राफ से देख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो हमारा नीचे वाला माध्यम है कांच यानी कि सघन है, और ऊपर वाला माध्यम क्या है, वायु यानी कि विरल है, और प्रकाश की किरणें क्या है, इस तरह कांच से जा रही है। ठीक है, तो पहला हमारा अनिवार्य शर्त यह है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यानी कि ये सघन से विरल की ओर जाना चाहिए, तभी आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो पहला कंडीशन हमारा ये है कि प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। जैसा कि आप ग्राफ में देख भी रहे हैं कि जो हमारी प्रकाश किरणें वह सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। दूसरा जो कंडीशन है, आपतन कोण का मान, ये जो आई है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण सी, यानी कि ये जो सी होता है, जो जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया था एक विशेष आपतन कोण के लिए जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है तो उस स्थिति को हम क्रांतिक स्थिति बोलते हैं और उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, यानी कि 90 अंश से अधिक। ठीक है, तो आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आई है वह कोण सी से क्या है, बड़ा होना चाहिए। ये दो कंडीशन का यदि प्रकाश की किरणें फॉलो करेंगी, पालन करेंगी, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों ये रहा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि इसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो शर्तें हैं दो, वो यही हैं, जिसको हमने ग्राफ के माध्यम से और दोनों नियमों को आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों मुझे आशा है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, और भी यदि आपका कोई डाउट है तो हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।